Good morning, dear students. Welcome back to your हिंदी क्लास. Children, आज हम लोग जहाँ चाह वहाँ राह पाठ का रिवीजन करेंगे. इस पाठ में इला नाम की लड़की की हिम्मत और धैर्य की कहानी है. आइए देखते हैं. मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था. किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी. पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे. सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में. इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने. इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने. मलमली धोती का रंग कैसा था? बादामी था. और वो खिल उठे थे. उस धोती का बादामी रंग खिल उठा था. कैसे? इला की कढ़ाई से, इला सचानी की कढ़ाई से. इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल थे ये कढ़ाई के नमूने. 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं. उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता. सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते. कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते. जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अइयो रे. इला 26 साल की थी और वो गुजरात के सूरत जिले में रहती थी. उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था. शाम को मोहल्ले के सभी बच्चे घरों से बाहर आ जाते और सब अपने अपने मनपसंद खेल खेलते. उसके बाद डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते थे और एक साथ गाना गाते थे, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अइयो रे. इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती. रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे. वो चुपचाप एक किनारे बैठ जाती. मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ. बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके. कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती. साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती. हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी. वो बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो. इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना. इला क्या करती थी कि वो गाने में अपने साथियों का साथ देती थी, लेकिन पेंगे नहीं ले पाती थी क्योंकि वो रस्सी नहीं पकड़ पाती थी. रस्सी पकड़ने के लिए उसके हाथ उठते नहीं थे. इला के हाथ काम नहीं करते थे. वो मन ही मन यह सोचकर दुखी रहती थी कि काश मैं भी और बच्चों की तरह खेल सकती. उसके सभी मित्र भी, उसके सभी दोस्त भी यही चाहते थे कि वो उसके साथ खेल में शामिल हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती थी. इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना. कैसे माना? आइए देखते हैं. उसने वो सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं. दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी. उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया.
दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा था, कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। इला ने क्या किया कि इला वो सभी काम अपने पैरों से करना सीख गई जो कि हम लोग अपने हाथों से करते हैं। और उसकी हिम्मत और लगन की वजह से ही उसने एक स्कूल में दाखिला लिया। वो पढ़ने लगी, लेकिन वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि उसे ये बात नहीं मालूम थी कि उसे परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता था और लिखने के लिए एक व्यक्ति भी। अगर ये जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। उसको इस बात का दुख है, लेकिन यहीं पर तो आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वो उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वो समझ गई थी। इला की माँ और दादी दोनों ही कशीदाकारी करने का काम करती थी और इला ने भी ये काम अन्य कामों की तरह अपने पैरों से करना सीख लिया। और 15-16 साल की होते होते वो काठियावाड़ी कशीदाकारी बहुत अच्छे से कर लेती थी। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता हो गई थी कि किस वस्त्र पर कैसी डिजाइनें और कैसे रंग अच्छे लगेंगे। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते ही नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वो सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। एक समय ऐसा भी आया कि जब इला के द्वारा काढ़े गए कपड़ों परिधानों की प्रदर्शनी लगाई गई। उसके परिधान इतने अच्छे थे कि उसमें लखनऊ, बंगाल और काठियावाड़ की भी झलक दिखाई देती थी। उसने अपनी अनोखी चित्रकारी से, अपनी अनोखी चिकनकारी से इन सभी को सजाया था। लोगों को पारंपरिक डिजाइनों में उसकी ये नई डिजाइनें बहुत अच्छी लगीं। अब इला बहुत खुश थी। उसके पांव अब रुकते नहीं थे। उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर मुस्कान थी और यही विश्वास
उसे और भी अच्छा करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह निकल ही आती है, जैसे ईला ने अपनी चाह से अपनी राह बनाई। बच्चों, आप लोग इस पाठ को और इससे पहले पढ़े गए, रिवीजन कराए गए सभी पाठों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पाठ को पढ़ने के साथ ही साथ अभ्यास पुस्तिका में जो भी प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य हैं उन सबको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। थैंक यू। बाय।